ईरान यानी एक ऐसा देश जिसके शौर्य और पराक्रम ने दुनिया के राजनीतिक समीकरण बदल दिए। ये वो देश है जो अगर ना होता तो दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन का नामो निशान मिट चुका होता। ऐसे वक्त में जब दुनिया ने गाजा के सौदे कर लिए थे, तब ईरान ही था जिसने फिलिस्तीन के हाथों को थामे रखा। आज ईरान इजराइल के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। ये वो देश है जिसके रौब दबदबे के आगे अमेरिका जैसा देश भी घुटने टेकता दिखाई देता है। ईरान मुस्लिम दुनिया का वो शेर है जिसकी दहाड़ दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा कर देती है। इजराइल को पिछले 30 सालों में अगर किसी ने उसकी औकात दिखाई है तो उसका नाम है इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान वो देश है जिसने इजराइल के विरोध में अपने देश की सत्ता को उखाड़ फेंका। 1963 में जब शाह ईरान ने इजराइल और अमेरिका का समर्थन किया तो ईरान में जन्मे खुमैनी ने विद्रोह का ऐसा बिगुल फूका कि पूरे ईरान का जुग्राफिया बदल गया। सड़क से लेकर संसद तक लोग इजराइल का विरोध करने लगे। ईरान ने ऐसे मिलिशिया संगठनों और ऐसे हथियारों का निर्माण किया जो आज अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के लिए खतरा बन चुके हैं। आज भी इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इजराइल ने जिस देश के खिलाफ सबसे ज्यादा खुफिया अभियान चलाए और जिस मुस्लिम देश को सबसे ज्यादा कमजोर करने की कोशिश की, उसका नाम ईरान है। इजराइल के पूर्व उपराष्ट्रपति मोसे यारून ने ईरान के बारे में कभी कहा था कि अगर ईरान एक परमाणु शक्ति बन गया तो इजराइल का वजूद मिट जाएगा। एक न्यूक्लियर क्षमता वाला ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और हमें अपनी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। मशहूर अमेरिकी इतिहासकार जेरोम आर कोर्सी अपनी पुस्तक वाई इजराइल कांट वेट में लिखता है कि अगर ईरान ना होता तो पता नहीं मस्जिद अक्सा का क्या हश्र होता। उसके खड़े किए गए हमास जैसे संगठनों ने गाजा को एक इस्लामी राज्य में तब्दील कर दिया है। ईरान के मकासद उसके वैचारिक मतभेद से बड़े हैं। यही वजह है कि वो शिया और सुन्नी के भेद को भुलाकर फिलिस्तीनी संगठनों की मदद कर रहा है। यही वो चीज है जिसे इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन सभी मुस्लिम देश इस मुद्दे पर एकजुट हो गए, उस दिन इजराइल का वजूद मिट जाएगा। कौरसी लिखता है कि ईरान का मकसद इजराइल के वजूद को सफ़े हस्ती से मिटा देना है और इजराइल इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। यही वजह है कि वो अपनी ताकत और सत्ता का इस्तेमाल कर ईरान को कमजोर करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो आज मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर शक्ति बन चुका है। ईरान अकेला मुस्लिम देश है जो आसपास के देशों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। ईरान के अधिकारी तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि वो ईरान के मालिक तो हैं ही, साथ में 4 अरब देशों को कंट्रोल करते हैं, जिनमें इराक, मिस्र, लेबनान और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। इन चारों देशों में ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास, हूथी जैसे इतने छोटे छोटे संगठन खड़े कर दिए हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला भी करना चाहें तो वो इनकी मदद से पूरे इलाके में तबाही मचा सकता है। अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी सुपर पावर, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक साथ 10 मोर्चों पर युद्ध कर सके। ईरान की इस रणनीति का आज किसी के पास भी काट नहीं है। इजराइल ईरान के मिलिशिया ग्रुप को बड़े खतरे के रूप में देखता है और यही वजह है कि वो इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। ईरान के पास ऐसे हथियार और ऐसी तकनीक मौजूद है जो इजराइल के वजूद को मिट्टी में मिला सकती है। द सीक्रेट वॉर विद ईरान पुस्तक का लेखक और इजरायली रोनेन बर्गमैन लिखता है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो पूरे इजराइल और यूरोप पर हमला कर सकती हैं। रशिया और नॉर्थ कोरिया की मदद से ईरान ने ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लिया है जिससे वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश बन चुका है। ईरान आज सभी मुस्लिम देशों में सबसे पावरफुल प्रॉक्सी संगठन रखने वाला देश है। उसके पास ऐसी सेनाएं और ऐसे संगठन हैं जो चंद घंटों में ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ईरान सिर्फ अपनी सरहदें बंद कर दे तो एक दिन में अमेरिका सहित पूरी दुनिया को लाखों करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान होगा और कोई भी देश इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान का तख्ता पलट करवाने की हजारों बार कोशिशें की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। लाखों पाबंदियों के बावजूद भी ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। ईरान के जनरल काराबागी का वो बयान आज भी इजराइल की किताबों में पढ़ाया जाता है कि ईरान चाहे तो वो 1 मिनट में 11,000 मिसाइलें दाग सकता है। इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मिडिल ईस्ट में ईरान न होता
तो फिलिस्तीन का वजूद सफ़े हस्ती से मिट चुका होता। ईरान ने जिस तरह से अपनी तकनीक और अपनी शक्ति का विस्तार किया है, उसे देखकर आज हर कोई हैरान है। एक ऐसा देश जो 1979 तक अमेरिका की गुलामी करता रहा, जब आजाद हुआ तो मात्र 45 साल की मुद्दत में एक परमाणु संपन्न देश बन गया। डॉक्टर रॉबर्ट एनहॉर्न लिखते हैं कि यह इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नाकामी है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने में नाकाम रहे। ईरान कब परमाणु संपन्न देश बन गया, ये अमेरिका और उसके सहयोगियों को पता ही नहीं चला। 2002 में ईरान के प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद ने जब ये बयान दिया कि दुश्मन इसे पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन ईरान अब एक परमाणु संपन्न देश है, तो पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने ईरान के हजारों वैज्ञानिक मार दिए, सैकड़ों रिसर्च फैसिलिटीज को तबाह कर दिया, लेकिन वो ईरान के हौसलों को तोड़ नहीं पाया। आज ईरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वो हीरो है जिसके बगैर दुनिया के कोई फैसले नहीं होते। ईरान आज भी अकेला मुस्लिम देश है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। जालिम ताकतों के खिलाफ लड़ने की जो हिम्मत ईरान में है, वो किसी और मुस्लिम देश में नहीं। अरब देश अगर ईरान का साथ दे तो फिलिस्तीन को चंद दिनों में ही आजाद करवाया जा सकता है। अमेरिका के खिलाफ अगर कोई देश एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है तो उसका नाम ईरान है। राइवलरी इन द मिडिल ईस्ट पुस्तक का लेखक लिखता है कि ईरान ने जिस तरह से फिलिस्तीन मिलिटेंट ग्रुप का समर्थन किया है, उसने उसे अरब जगत में मशहूर कर दिया है। अमेरिका ईरान को अपने सबसे खतरनाक दुश्मन के तौर पर देखता है। अमेरिकी इतिहास में शायद ही कोई राष्ट्रपति गुजरा हो जिसने ईरान पर पाबंदियां नहीं लगाई हों। इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से ईरान पर न जाने कितनी पाबंदियां लगाई, न जाने कितनी साजिशें रची, न जाने कितने कानून बनाए, लेकिन इसके बावजूद ईरान मस्जिद अक्सा की आजादी और फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई सैकड़ों बार कह चुके हैं कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है, ये मुसलमानों का किबले अव्वल है जिसे उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये ईरान के खुमैनी ही थे जिन्होंने 1979 में फिलिस्तीनियों के समर्थन में इंटरनेशनल कुद्स डे यानी यौम कुद्स की शुरुआत की थी, जिसे आज पूरी दुनिया में फिलिस्तीन की आज़ादी के समर्थन के तौर पर देखा जाता है। ईरान जब फिलिस्तीनियों के हक में खड़ा हुआ तो दुनिया के दूसरे मुस्लिम देश न चाहते हुए भी फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने पर मजबूर हो गए। इजराइल और उसके नेता शैतान याहू ने 2015 में यूएस कांग्रेस में जाकर बयान दिया कि ईरान एक अकेली यहूदी रियासत को तबाह करना चाहता है, जो बताता है कि ईरान किस डर का नाम है। अगर मिडिल ईस्ट में ईरान न होता तो इजराइल आज गाजा का वजूद मिटा चुका होता। लाखों टन बारूद झेल कर अगर गाजा के मुसलमान अपने ईमान पर कायम है तो उसमें ईरान और कुछ अरब देशों का बड़ा किरदार रहा है। जिस तरह से पूरी दुनिया इजराइल के जुल्म तशद्दुद के खिलाफ एकजुट हो रही है, उससे लगता है कि फिलिस्तीन की आज़ादी अब ज्यादा दूर नहीं। आज एशिया से लेकर यूरोप तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक अधिकतर देश गाजा के मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बार सऊदी और ईरान मिलकर गाजा के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। सऊदी ने जिस तरह से $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में किया है, माना जा रहा है कि ये गाजा की आज़ादी की कीमत है और जल्द ही गाजा की आज़ादी का ऐलान किया जा सकता है। इजराइल को लगता है कि वो बड़ी आसानी से अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबों को पूरा कर लेगा और गाजा से मुसलमानों का खात्मा कर देगा, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि जब तक ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद है तब तक उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। इजराइल को याद रखना चाहिए कि ईरान आज भी इजराइल का बाप है। जब तक वो जिंदा है, मस्जिद अक्सा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ईरान को एक ताकतवर देश मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।